गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था। कैसे निकालोगे तो वो जो मैंने बताया है उसका आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको काम आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर से पहले पढ़ा था बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ दोनों पढ़ चुके हैं। तो दोनों में रिलेशन की बात अगर हम करें तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, या फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो रिलेशन कैसा है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा। इससे हम आगे पढ़ाने से पहले हमें एक बात करनी थी आपसे। जैसे आप कभी कहीं कोई प्रोग्राम देखने जाते हो, अभी चूँकि कोरोना है तो अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब नॉर्मल लाइफ हो जाती है, हो जाएगी, या फिर पहले की कंडीशन में हम प्रोग्राम देखने जाते थे तो कुछ अच्छा लगता था। तो हम लोग चूँकि इंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है तो हम अच्छा लगा तो हम लोग क्या करते हैं, सीटी मारते हैं, ताली बजाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ तो वो इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लेक्चर चल रही है, हमें इसको शांति से सुनना होता है। अच्छा, सुनने के बाद अगर अच्छा लगा तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सामने जो पढ़ा रहा है, जो लेक्चर दे रहा है, उसकी बातें अगर आपको अच्छी लगी, उसे समझ में बहुत सारी चीज़ समझ में आ गया, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो हमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको कुछ इनक्रेज करें। इनक्रेज कैसे किया जाता है, वहाँ पे जब यूट्यूब पर देख रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, उन्हें आपको प्रेस करना होता है ताकि उससे टीचर्स जो होते हैं उन्हें उनका मन बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग नहीं करते हो, तो बस आए, देखा और बस हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे भी वो तो चूँकि इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है तो वहाँ पे हम ताली मार लेते हैं तो चलो, लेकिन यहाँ पे एंटरटेनमेंट तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो है ना कि हमें वो चीज़ जो सुने हैं उसकी हमें हमारे काम का चीज़ है, हमें समझ में आया, हम अच्छा से अब कर पा रहे हैं, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको कुछ किस तरह से हम उनको बताएं कि हाँ अच्छा लगा। क्योंकि अगर जैसे कहाँ पे जहाँ पे दिक्कत आई तो भी हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज़ को फिर से बताऊंगा। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग क्लास में नहीं हो। क्लास में रहोगे तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन जो कि अभी आप यहाँ पे सामने नहीं हैं तो हमें क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए एक तो तरीका है, कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ साथ आप वहाँ पे भी आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो शर्म से नहीं करते। शर्माना नहीं होता है, पढ़ाई के मामले में शर्माओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो आपको जो भी कहीं भी दिक्कत भी आती है तो उसके लिए भी बताना है कि सर हाँ यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो फिर मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हाँ इसको नहीं ऐसे करना था, तो अब फिर आपको तो कहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ा और बॉन्ड लेंथ भी पढ़ा, दोनों में रिलेशन कैसा है, उल्टा। अब उस पर एक क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड आर रेस्पेक्टिवली क्या होना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमने कल पढ़ा था। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम के बीच के बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड होंगे उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। यही बोला था ना कि दो एटम के बीच में जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या कहलाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। राइट, अच्छा। अब चूंकि यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, CO2 में पूछ रहा है, तो हमें ये वैल्यू नहीं मालूम, हमें इसका वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, तब अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1। सोचो, 1 है, 2 है और 3 है। अगर 1 बॉन्ड है तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और 3 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें से बॉन्ड लेंथ क्या होगा। आपको क्या पूछा गया है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दोनों में रिलेशन कैसा है, उल्टा। तो ऊपर जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अब सोच लो, तो अब इसमें से वैल्यू हमें नहीं मालूम, इतना तो पता है कि सिंगल बॉन्ड जो होगा उसका बॉन्ड लेंथ
ज़्यादा होगा, उसके बाद डबल का होगा वैल्यू आएगा, उसके बाद ट्रिपल का होगा, यानी ट्रिपल जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। अब हमें वो वैल्यू खोजना होगा कि जो सबसे ज़्यादा हो, उसके वाला कम हो, और उसके बाद सबसे कम वाला हो। खोजो, देखो तो पहला क्वेश्चन में देखो, पहला ऑप्शन में देखो तो 1.15 है, ठीक है, लेकिन इसके बाद 1.22 आ गया, ये तो डबल बॉन्ड का नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए था, है ना। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड पहले है और डबल बॉन्ड बाद में है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा दे रहा है, वैसा होगा क्या, देखो तो नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत। इसकी बात करो 1.22, 1.15, 1.10, देखो सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होना चाहिए है, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। अगला देखो क्या होगा, देखो 1.10 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद 1.15 डबल बॉन्ड, ऐसा होगा, यहाँ पे भी नहीं। इसका देखो 1.15 सिंगल बॉन्ड, 1.10 डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे गलत हो गया, ये तो पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड का क्या कर दिया, सबसे ज़्यादा दे दिया, तो ये तो और भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, क्वेश्चन आया है वैल्यू याद नहीं, आपको यहाँ पे ये बात कंसेप्ट ध्यान करना था कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलो नोट करो। ओके, चलिए हेडिंग डालिए, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ये क्या है, तो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो भी हमें एनर्जी लगेगी उसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। तो लिखोगे इसके बारे में, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल bond is called bond energy। इसे क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल, SI यूनिट, एंड कभी कभी आपको किलो कैलोरी वाला भी ले सकता है, तो घबराने की बात नहीं, ये है SI यूनिट। ओके, नोट कर लो जल्दी से ये। इसके बाद इसको कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करेगा वो देखते हैं। गया, आइए पहला है, पहले तो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। कौन कौन फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा, जिसमें सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बॉन्डेड एटम। अब उसमें आपको क्या करना है, बॉन्डेड एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और उसमें परसेंटेजेस कैलकुलेट करना है और उसका प्रोपोर्शनल देखना है बॉन्ड एनर्जी के। जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो CH4 और C2H4, ठीक है, CH4 और C2H4 में आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है। चलो तो करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा, कुछ लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है उस मेथड से निकाल रहे होंगे जो हम लोग जैसे इसका निकाले हैं। इसका हमने कैसे निकाला, 7 × 4 28 और 4 32 निकाल दिया। वो फार्मूला यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सेंटर हो गया। देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है ना, सेंटर पे एक ही है, एक ही सेंटर है, उसी से सब जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो तो कार्बन क्या है, 2 कार्बन है,
तो इससे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ा हुआ है और दो हाइड्रोजन यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दो सेंटर हो गया। तो दो सेंटर के केस में आपको ये जो फार्मूला जिससे हम ये इसका निकाले हैं वो फार्मूला यूज़ नहीं करोगे। जब भी एक से ज़्यादा सेंटर होगा तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और उसमें सिग्मा और लोन पेयर खोजोगे। क्या खोजोगे? जब एक से ज़्यादा सेंटर जब भी होगा तो आपको कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसमें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसमें क्या खोजोगे, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। तो C2H4 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला होगा। तो इसका तो sp3 हुआ, इस कार्बन का यहाँ पे क्या है sp3 और इस कार्बन का क्या है sp2 है ना। अब परसेंटेजेस की बात करो तो इसमें कितना होगा, इसका परसेंटेज 25% और इसमें बताओ कितना होगा, परसेंटेजेस 33.3%। तो सोचो बॉन्ड एनर्जी किसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ज़्यादा होगी, इसकी कि उसकी? इसमें है परसेंटेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, तो इसमें है 25%, इसमें है 33, इसमें से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें यानी C2H4 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नोट करो। ओके, चलो। तो पहला जो है फैक्टर इफेक्ट क्या है, कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बॉन्डेड एटम। दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा यानी बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। क्या ऐसा क्यों हुआ? पहले बात तो हमें मालूम हुआ कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड को तोड़ना है हमें। तो एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और दो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें हमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, क्या होगा बता दो जल्दी से। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलो नोट करो, हो गया। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम ऐसा है जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बॉन्डेड एटम का जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो उतना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना वो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होता जाएगा, और उतना स्ट्रांग होगा इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रांग बॉन्ड को हमको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे इसके बारे में, एज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस, क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड हेंस बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो HF HCl HBr और HI, HF HCl HBr और HI।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस जो है जैसे जैसे बढ़ोगे क्या होगा, घटता जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, क्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये सब आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल अब आ गया यहाँ पर तो बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब में हाइड्रोजन तो फिक्स है, तो जैसे जैसे जाओगे तो इसका घट रहा है तो डिफरेंस भी क्या होगा, घटता जाएगा। यानी ये घट रहा है तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी भी घटेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, HF का सबसे ज़्यादा, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर HI का। ठीक है, नोट करो। ओके, नाउ साइज ऑफ एटम कितना हुआ, 3 हुआ। चौथा है साइज ऑफ एटम। एज जैसे जैसे साइज बढ़ेगा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। साइज बढ़ने का मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ा, हम लोग बॉन्ड लेंथ में देखा था। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब कि उसका बॉन्ड बड़ा हो गया तो उसको तोड़ना क्या होगा, आसानी हो जाएगी। जब उसको तोड़ना आसान हो गया तो हमें बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया, कम खर्च करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मतलब क्या हो गया, जैसे एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीजेस एंड हेंस क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, चलो जैसे कि एग्जांपल देखो, Cl2 Br2 और आयोडीन। अब आपसे पूछा जा रहा है इसका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए, क्या होगा बोलो। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कैसा हो रहा है, घट रहा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, Cl2 Br2 एंड देन I2। चलिए, तो ये था बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर हमें आज आपको बताना है, एक और नया चीज़ बताना है। नोट करो तो फटाफट। चलो, अब हमें डिटरमाइन करना है कि जैसे पाई बॉन्ड जो बनता है उसमें पी पाई कौन है, और पी पाई हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, 3 तरीके, साइडवेज ओवरलैपिंग से तो बनता ही है, साथ से 3 तरीके के ऑर्बिटल से बनता है। जब पी और पी के बीच में होता है साइडवेज ओवरलैपिंग, तब हम उसे उस टाइप के पाई बॉन्ड को क्या कहेंगे, पी पाई। और फिर P और D के बीच में होगा तो P पाई D पाई, और D और D के बीच में होगा तो D पाई, है ना। हेडिंग डालोगे, डिटर्मिनेशन ऑफ P पाई एंड P पाई D पाई बॉन्ड। कैसे करना है समझना। एक देखो, एक इसका एक प्रोसेस बताएंगे और फिर एक ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक को आप ज़्यादा फॉलो करोगे क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की बात करना है, है ना। चलो, तो पहले हमें प्रोसेस जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हुआ कैसे ये। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है SO3। क्या लिया है, SO3। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। 6 × 4 24, 8 × 24 मतलब sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होगी, यहाँ पे तो लोन पेयर क्या है, 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होगी, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा ही होता है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो कितना मल्टीपल बॉन्ड है, 3 मल्टीपल बॉन्ड है, यानी 3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं। अब हमें ये पता करना होता है कि इसमें ये पाई को कौन सा है, पी पाई है कि ये पी पाई है कि ये पी पाई डी पाई है। हम कैसे पता करेंगे,
या फिर इसमें पी पाई कितना है या पी पाई डी पाई कितना है, वो हमें कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका आपको इस प्रोसेस जानना होगा। कैसे, देखो आओ। तो पहली बात तो ये मालूम हो गया कि SO3 में जो है सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है, सेंट्रल एटम का ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2। क्या आया, sp2 आया। मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक s ऑर्बिटल चाहिए और 2 p ऑर्बिटल चाहिए। तो हम लोग जानते हैं ड्रॉ करना। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फर का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, उसके बाद सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, 3s2 और 3p4, यही होगा। ओके, फिर इसका हम लोग ऑर्बिटल अरेंजमेंट दिखाएंगे। ऑर्बिटल अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे देखो, तो ये हो गया 3s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर कहाँ चलेंगे, p में चलो। तो p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो 1 2 3 एंड 4। अब इनका हमें चाहिए कितना, 3 ऑर्बिटल चाहिए, एक s और 2 p। एक s तो ये दिख रहा है, ये हो गया कौन सा है 3s, ये कौन है 3p। एक s और 2 p। तो एक p में तो सिंगल दिख रहा है, लेकिन ये दोनों p जो है, ये s और ये p जो है क्या पूरा भरा हुआ है। हमें एक इलेक्ट्रॉन वाला चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले चलेंगे। एक्साइटेड स्टेट में ले चलते हैं इसको। देखो अब कैसे, एक यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ पर तो ऑलरेडी है। लेकिन देखो सल्फर का 3D क्या है, पूरा का पूरा खाली है। 3D इसका क्या है, ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d। देखो इसका पूरा 3d जो है क्या था, खाली था। तो एक्साइटेड स्टेट में हम ले गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया यहाँ, और ये वाला आ गया यहाँ। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया सल्फर के पास एक्साइटेड स्टेट में। इसलिए सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। ये इसकी वैलेंसी जो है कितनी, एक्सटेंडेड वैलेंसी हो गई। पहले कितना था, 2 बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले गए तो एक बार पहले ले जाओगे तो कितना, इसको अगर ले जाओगे तो 4 बनाएगा, फिर 6 बनाया। तो देखो अलग अलग बना रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं एक्सपैंडेड कोवैलेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास आप देखो तो सभी हो गया एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला। अब आइए हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक s और 2p। तो एक s और 2p, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद क्या होगा, कितना मिक्स किया है, 3 ऑर्बिटल मिक्स किया है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना बनेगा, 3 बनेगा। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तीनों में इलेक्ट्रॉन कितना देखो तो 3, 1 2 3। चलो इसे फिलअप करो, 1 2 एंड 3। बाकी देखो तो ये है 3p, कैसा है ये है प्योर। उसके बाद ये है 3d, ये भी कैसा है, प्योर। प्योर का मतलब इसने हाइब्रिडाइजेशन में ये सब भाग नहीं लिया है, सल्फर का ही, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आया। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, है ना। आइए ऊपर का हेडिंग डाल दिए हो तुम लोग, जल्दी से हेडिंग डाल दो तो, ठीक है। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp क्या होगा, sp2 होगा। और sp2 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा, और एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, किसके हैं, सल्फर एटम के हैं। ओके, अच्छा, इन सब में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब इनकी बॉन्डिंग होनी है किसके साथ, ऑक्सीजन के पास से साथ। और ऑक्सीजन हमारे पास है कितना, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, कितना है, 3 ऑक्सीजन है। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन और थर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लो तो क्या होगा, 2p4 होगा ना,
तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास देखो तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 बॉन्ड बनाएगा ये। ठीक है, आइए तो पहला बॉन्ड तो क्या बनता है, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और हाइब्रिडाइजेशन में जो है सिग्मा बॉन्ड ही भाग लेता है। तो पहला जो है ऑक्सीजन का कौन आ रहा है, ये p ऑर्बिटल आ रहा है। ये p ऑर्बिटल है कैसा, कैसा है, प्योर है, मतलब बॉन्डिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। इसका मतलब पहला p ऑर्बिटल जो है ऑक्सीजन का ये आया, और इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये हुआ ऑक्सीजन फर्स्ट का। इसी तरीके से इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। देखो सबके साथ वही हालत है, सभी जो है पहला एक बॉन्ड बनाएगा। हम थोड़ा ऊपर नहीं लिए शायद, पता नहीं कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया तीनों ऑक्सीजन का एक एक p ऑर्बिटल क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। क्या है, ये है भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है। हमें पता करना है कि पाई बॉन्ड जो बना है उसमें वो कौन सा है। ठीक है, चलिए अब देखो तो तीनों ऑक्सीजन का तो एक एक जो है p ऑर्बिटल बचा हुआ है। पहले उधर छोड़ दो, पहले इधर आओ। अब आओ, पहले हम बात करते हैं सल्फर का। तो सल्फर का तो 3 ऑर्बिटल तो चला गया था हाइब्रिडाइजेशन में, बाकी 3 ऑर्बिटल इसके बचे हुए हैं जो कैसे हैं, प्योर है। तो पहला बात करते हैं प्योर p ऑर्बिटल का। तो प्योर p ऑर्बिटल जो है, इसका मतलब इसका डम्बेल कैसा शेप होगा, डम्बेल होगा। तो ये हो गया सल्फर का, ये क्या है, 3p है। ये क्या है, 3p है। ठीक है, अच्छा, और ऑक्सीजन का तीनों ए में एक एक p है। तो आइए, तो एक ऑक्सीजन का ये है पहला p, दूसरा p, और तीसरा p। ठीक है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तुम लोग इस बार दिवाली पे यही चित्रकारी करना, बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो ये है ऑक्सीजन 1, इसको हम डैश से दिखाते हैं। ये है ऑक्सीजन डबल डैश, और ये है ऑक्सीजन ट्रिपल डैश। ठीक है, यानी थर्ड ऑक्सीजन है। आइए तो देखो, तो ये जो है इसके साथ कैसे ओवरलैप कर रहा है, साइड से ओवरलैप कर रहा है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। और कौन सा पाई बॉन्ड, देखो तो ये भी p है, और ये कौन सा, ये क्या है, 2p है, मतलब p पाई होगा। देखो तो यहाँ पे भी p, ये भी p और ये भी p, तो साइड से कौन ओवरलैप कर रहा है, दोनों p ऑर्बिटल कर रहा है, इसलिए ये बॉन्ड पाई बॉन्ड तो हुआ। पाई बॉन्ड में कौन हुआ, p पाई हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब सल्फर का देखो तो 2d ऑर्बिटल बचे हुए हैं। क्या है, 2d ऑर्बिटल बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम जो है उसको वैसे तो दिखा नहीं सकते पूरा बॉन्डिंग से, क्यों, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे करके दिखा रहे हैं। देखो एक लाइन से दिखा रहे हैं, ये लाइन जो है ये क्या है, 3d है। ये क्या है, 3d है। अब वो 3d जो है इसके साथ क्या क्या साइडवेज ओवरलैप किया, तब ये भी क्या बना, पाई बॉन्ड बना। ठीक है, इसी तरीके से एक और d है, ये भी क्या है, 3d है। देखो d 2 है ना हमारे पास, तो ये भी 3d है। तो ये क्या किया, इसके साथ ओवरलैप किया, तो ये भी क्या बना, पाई बॉन्ड बना। अब देखो तो ये कौन क्या है, 2p, और ये क्या है, 2p। अब यहाँ पे जो ये जो पाई बॉन्ड बना किसके बीच में बन रहा है, p और d के बीच में बन रहा है। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ, p पाई d पाई। और ये कौन सा हुआ, p और d के बीच में ये भी बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, p पाई d पाई। यानी एक p पाई हुआ और 2 p पाई d पाई हुआ। मतलब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, यही है ना। तो इसमें से एक ये तो हो गया सिग्मा, ये भी सिग्मा, और एक कोई है p पाई है। बाकी 2 जो है वो क्या है, p पाई d पाई। एक तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए।
कर लिए? आइए, इसको करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हमने SO3 लिया था ना, तो S जिसका पूछेगा उसका क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या करना है, जिसका पूछेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालता है। हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसका, सेंट्रल एटम का निकालते हैं। इसका सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाले, क्या आया, sp2 आया। तो ये जो P जो है मैक्सिमम कितना तक जाता है, P3 तक जाता है। ये हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल में क्या होता है, sp3, उसके बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में sp3d, यानी sp3 से sp4 होता नहीं है। मतलब ये जो है sp2 है, इसका मतलब एक जो है एक p ऑर्बिटल जो है इसका सल्फर का क्या है, वो प्योर है। वो क्या है, प्योर है। इसका मतलब वो क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग में भाग लेगा। कितना, एक। ठीक है, तो इस तरह से जैसे यहां पे जो हुआ था, एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, रुको, क्योंकि उधर हो ही गया, SO2 ले लो। चलो इसको बताते हैं, इसका करो। तो 6 दूना 12, 6 18, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो 6 दूना 12, 6 18, क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, और इसमें देखो तो क्या हो गया, sp2 के लिए क्या होगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, सॉरी क्या होगा, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो यहाँ पे लेकिन होगा क्या, यहाँ पे एक लोन पेयर आ रहा है। लोन पेयर आ रहा है, इसका मतलब एक लोन पेयर या दो बॉन्ड पेयर, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट होता है ना। तो ये हो गया SO2 का स्ट्रक्चर। ओके, ये है SO2 का स्ट्रक्चर। अब हमसे पता करना है हमें कि इसमें जो ये डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा p पाई है और कौन सा d पाई है, p पाई d पाई है ना। तो क्या करोगे, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है, इसका क्या आया है, sp2 आया है। sp2 जो ये हाइब्रिडाइजेशन है किसका आया, सल्फर का या ऑक्सीजन का, ये किसका आया है, सल्फर का है। सेंट्रल एटम कौन है इसका, सल्फर है, उसका आया है। तो इसका मतलब सल्फर का एक p ऑर्बिटल क्या है, प्योर कंडीशन में है, वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। इसका मतलब अगर सल्फर डबल बॉन्ड बना रहा है, अगर सल्फर डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका एक p ऑर्बिटल क्या बनाएगा, इसका एक p ऑर्बिटल जाएगा डबल बॉन्ड है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन के पास तो क्या 3d तो होता ही नहीं है, इसके पास क्या है, p है। इसका एक p और इसका एक p, तो ये वाला जो एक p होगा ये क्या होगा, p पाई होगा। अब इस ऑक्सीजन की बात करें, इसका तो p ही आएगा, लेकिन सल्फर का p बचा है क्या, सल्फर का p नहीं बचा, एक बचा था जो इसके साथ चला गया। इसका मतलब ये दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो क्या बनाया होगा, ऑक्सीजन का p आया होगा, लेकिन सल्फर का कौन आया होगा, d आया होगा, d ऑर्बिटल आया होगा। तो इस तरह से p पाई d पाई बनेगा। समझ में आया, तो नोट करो जल्दी से, कुछ क्वेश्चन देते हैं। चलो, तो मैंने कुछ होमवर्क के तौर पे डाला है, जिसमें इसमें एक क्वेश्चन मैं खुद करता हूं पहले, एंड देन आप लोग, अब आपको सबका स्ट्रक्चर मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया था कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आपको आ गया है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ PO4 ट्रिपल माइनस का। ठीक है, PO4 ट्रिपल माइनस। तो अब इसमें हमें पता करना है कि p पाई है या p पाई d पाई है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला। निकालो हाइब्रिडाइजेशन, तो 6 गुने 4 24, 5 29, 3 32। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन जो आया है किसका आया, ऑक्सीजन का आया, फास्फोरस का आया। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग निकालते हैं किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम कौन है इसका, फास्फोरस, यानी फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन आपको आ गया है sp3। मतलब ये हुआ कि फास्फोरस का तीनों p ऑर्बिटल जो है क्या हो गया है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है ये क्या है, सभी सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। तो यानी फास्फोरस के पास जो 3 p ऑर्बिटल था वो क्या बना लिया है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। अब उसके पास p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए नहीं बचा है। तब इसका मतलब अगर वहां पे इस मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड बनता है, तब p का कौन सा ऑर्बिटल आएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, d ऑर्बिटल आएगा। मतलब अब जैसे इसका स्ट्रक्चर की बात करो तो sp3 आया, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री
बोलो टेट्राहेड्रल होगा या कुछ और होगा? टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या है? 0 है। तब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? फॉस्फेट आयन का ऐसा होगा, 3 ऑक्सीजन है और तीनों पे माइनस चार्ज आएंगे। यह हो गया फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बना है। अब ये डबल बॉन्ड जो बना है ये कौन सा है? तो चूंकि पी ऑर्बिटल का फास्फोरस का पी ऑर्बिटल तो बचा ही नहीं, क्योंकि तीनों पी ऑर्बिटल इसका कहाँ चला गया? सिग्मा बॉन्ड में चला गया। तब इसका जो है पी ऑर्बिटल बचा नहीं, तो ये जो डबल बॉन्ड बनाया है इसमें फास्फोरस का कौन सा बॉन्ड ऑर्बिटल आया होगा? पी के बाद कौन आएगा? डी आएगा। यानी इसका डी आ रहा है तो इसका कौन आ रहा है? पी आ रहा है। इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या कौन होगा? पी पाई डी पाई होगा। कर लोगे अब? तो ये कुछ होमवर्क के तौर पे मैंने छोड़ दिया है, इसको आप करना, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आता है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कीजिएगा साथ साथ, क्योंकि अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग, एंड देन बैक बॉन्डिंग के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे डायपोल मोमेंट पे, ठीक है। आप लोग सोचते हो कि सर डायपोल मोमेंट क्यों ज़्यादा बोल रहे हैं? इसकी वजह ये है कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सब चीज़ जो पढ़ रहे हैं, तो इसका ऐसा नहीं कि केमिकल बॉन्डिंग में ही नज़र आएगा। हर चीज़ का सिर्फ वहीं पे काम नहीं आता, बहुत जगह इसका यूज़ आएगा, आगे चल के भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो इसलिए हम बताया जाता है। तो आपको जैसे हम लोग जो केमिकल बॉन्डिंग में जो है 5 टॉपिक ऐसा है जिससे हमें ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक जिसमें है हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी दोनों कंबाइन करके। दूसरा आता है डायपोल मोमेंट, ठीक है। तीसरा है आपको आगे चल के हमने पढ़ेंगे MOT डायग्राम। उसके बाद है फजन्स रूल, 4 हुआ, और एक है याद नहीं आ रहा, चलो कोई है, 5 टॉपिक है। इससे हमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग जो है ज़्यादातर फोकस उस पर करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ भी पढ़ना है, क्योंकि इसके चैप्टर का आपको पूरी केमिस्ट्री में यूज़ पड़ता है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।